एपिसोड की स्टार्टिंग में हम शियोन को देखते हैं जो बाकी लोगों को उस टेंसेन के अटैक से बचा लेता है। शियोन नारुगाई से कहता है कि बाकी लोगों को यहाँ से दूर लेकर जाओ और सेंटा के ऊपर उग रहे फूलों को उखाड़ दो। इस वजह से उसका ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा सा धीमा हो जाएगा। फिर शियोन अपने सेंसेस के थ्रू ये पता कर लेता है कि सामने जो मॉन्स्टर है ये उनमें से ही एक है जिसने तेंजा को मारा था। यहाँ तक आते वक्त शियोन ने काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स को मारा था। उन्हें मारते वक्त शियोन ने अपनी वेव्स यानी कि ताऊ को कंट्रोल करना भी सीख लिया था। शियोन को ये बात भी मालूम पड़ गई थी कि इमोर्टल बींग्स को कैसे मारते हैं। उन्हें मारने के लिए हमें उनके वेव्स यानी कि ताऊ को काटना होगा। उसके बाद शियोन खुद को अपने ताऊ से कवर कर लेता है। फिर जब वो तेंसेन शियोन पर अपने फ्लावर स्पाइक से अटैक करता है तो शियोन एक झटके में ही उन सभी स्पाइक्स को काट देता है। उसके बाद हम नारुगाई को देखते हैं जो सेंटा के ऊपर उग चुके सभी फ्लावर्स को काट देती है, लेकिन उस वजह से सेंटा का काफी ज्यादा खून बह जाता है। सागरी को सेंटा की काफी चिंता होने लगती है और नारुगाई बताती है कि हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तभी युजुरिहा अपने पास रखी एक मेडिसिन सेंटा के घावों पर लगाने लगती है जिससे उसका खून बहना रुक जाता है। फिर हम शियोन और उस टेंसेन की लड़ाई को देखते हैं। शियोन काफी बेहतरीन तरीके से उस टेंसेन से लड़ रहा था और उसे काफी अच्छी टक्कर दे रहा था। एक मोमेंट पर आकर शियोन अपनी तलवार उस टेंसेन के नाभि में मार देता है और फिर उसे किक करके दूर गिरा देता है, जो देख युजुरिहा शियोन से काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। फिर सागरी देखती है कि वो टेंसेन हील नहीं हो पा रहा, मतलब कि शियोन भी उस पर अपने ताऊ से अटैक कर रहा है। फिर वो मॉन्स्टर उठता है और हंसते हुए कहता है कि तुम काबिले तारीफ हो लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं। उसके तुरंत बाद शियोन के शरीर पर भी फूल उगने लगते हैं। लड़ाई के दौरान एक छोटा सा स्क्रैच शियोन को लग गया था और इसी वजह से वो फूलों में बदलने लगा था। फूल पूरी तरह से शियोन पर उगते उससे पहले शियोन उन्हें काट देता है, लेकिन इसी वजह से शियोन का काफी खून बह जाता है। मॉन्स्टर शियोन से कहता है कि क्या तुम यहाँ मरने के इरादे से आए हो? शियोन कहता है मेरा यहाँ मरने का कोई शौक नहीं है, लेकिन अगर मैं इसके बिना आगे नहीं बढ़ सकता तो मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। शियोन की हालत देखकर सभी लोग काफी डर जाते हैं। शियोन सोच में पड़ जाता है कि वो ताऊ का इस्तेमाल तो कर रहा है, लेकिन क्या उसका शरीर उस टेंसेन को मारने के लायक है या फिर नहीं। फिर सागरी सभी से कहती है कि हमें शियोन की मदद करने के लिए आगे जाना होगा, वो अकेले ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। लेकिन युजुरिहा उसे मना करते हुए कहती है कि तुम अकेले ही जाओ, मेरे अंदर अब लड़ने की हिम्मत नहीं बची। जो सुन नारुगाई जाकर उसे गले लगा लेती है और उससे पूछती है कि क्या अब तुम अच्छा महसूस कर रही हो? युजुरिहा कहती है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? फिर नारुगाई सागरी को गले लगाती है और उससे भी सेम चीज पूछती है। सागरी हैरानी के साथ कहती है कि हाँ, उसे पहले से थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। आखिर तुमने ये किया क्या? नारुगाई बताती है कि वो अपने दादाजी के साथ अक्सर ये किया करती थी और अपने मास्टर शियोन के साथ भी, जिससे उन्हें थोड़ा अच्छा महसूस होता था। जो सुन सागरी को लगता है कि पॉजिटिव इंटरेक्शंस के जरिए हम किसी के ताऊ को बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन अभी ये सोचने का वक्त नहीं है। और उसके बाद ये दोनों शियोन की मदद करने के लिए चले जाते हैं। शियोन उन दोनों को अपने पास देखकर कहता है कि उन दोनों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। वो मॉन्स्टर कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। अगर उस मॉन्स्टर ने हम पर एक स्क्रैच भी कर दिया तो भी हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। इस पर सागरी कहती है कि इसलिए उन दोनों ने खुद को पट्टियों और युजुरिहा के मेडिसिन से कवर करके रखा है। सागरी शियोन को ये भी बताती है कि उस मॉन्स्टर की कमजोरी उसकी नाभि है, लेकिन दिक्कत ये थी कि उस मॉन्स्टर के 2 नाभि थे। सागरी शियोन को एक प्लान बताती है कि वो और नारुगाई सामने से उसका ध्यान भटकाएंगे और उस वक्त शियोन पीछे से उस पर अटैक कर अपनी स्पीड की मदद से उसके दोनों नाभियों पर एक साथ स्ट्राइक कर सकता है। शियोन सागरी की बात मान जाता है और सागरी उस मॉन्स्टर से लड़ने लगती है। सागरी को लड़ता देख शियोन भी दंग रह जाता है कि सागरी कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। पहले तो टीम वर्क की वजह से ये सारे लोग उस मॉन्स्टर पर भारी पड़ने लगते हैं, लेकिन ज्यादा लड़ने की वजह से वे लोग थकने लगते हैं और फिर से वो मॉन्स्टर उन पर हावी होने लगता है। सिचुएशंस को बिगड़ता देख शियोन फैसला करता है कि अब वो इस मॉन्स्टर को खत्म करके ही रहेगा, चाहे इसके लिए उसे मरना ही क्यों ना पड़े। और फिर शियोन उसकी तरफ बढ़ चलता है। शियोन के सिर पर एक बोझ था। तेंजा की मौत का जिम्मेदार शियोन खुद को मान रहा था और शियोन खुद को तब तक माफ नहीं करेगा जब तक उसके दुश्मन खत्म ना हो जाएं। काफी मेहनत करने के बाद शियोन उस मॉन्स्टर के पास पहुंच जाता है और अपने ताऊ को अपने ब्लेड में जमा कर उस मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन शियोन अटैक नहीं करता क्योंकि उसे उन नाभियों में से कोई भी वेव्स नहीं आ रही थी। शियोन को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। तभी वहां पर सेंटा आता है और शियोन को बताता है कि वो एक फ्लावर मॉन्स्टर है, इसलिए उसका ओव्यूल ही उसका नाभि होगा और शियोन को उसके ओव्यूल पर ही अटैक करना चाहिए।
शियोन ऐसा ही करता है और सेंता की बात बिल्कुल सही थी। शियोन उसके ओव्यूल को काटता है तो उसमें से हेर्मिट्स के काफ़ी सारे सिर निकलते हैं, लेकिन शियोन का अटैक इतना पावरफुल था कि उस हेर्मिट का सिर भी कट जाता है और इसी के साथ वो मॉन्स्टर मारा जाता है और हजारों साल बाद एक तेंसेन की मौत होती है। उसके मरते ही उसके आसपास बहुत सारे फूल उगाते हैं। मॉन्स्टर तो मर जाता है, लेकिन सेंता और शियोन की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है। यूजुरिहा के पास जो मेडिसिन थी उससे केवल एक की ही जान बचाई जा सकती थी और यूजुरिहा सजेस्ट करती है कि मेडिसिन का यूज़ शियोन पर करना चाहिए क्योंकि उसके बचने के चांसेस ज़्यादा थे। यूजुरिहा सेंता से कहती है कि अब तुम जा सकते हो, अब तुम्हें अपने काम और गर्व की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तुम आराम कर सकते हो। तुमने हमेशा खुद से झूठ बोला, लेकिन अब अंत में तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उस चीज़ के बारे में सोचो जो तुम सोचना चाहते हो। अपने मन में उन सब की तस्वीर को याद करो जिसे तुम पसंद करते हो। और फिर यूजुरिहा सेंता को अपने कंधे पर सुला लेती है और सेंता अपने मन में इसी चीज़ की पिक्चर को याद करता है जहाँ वो यूजुरिहा की बाहों में था। और इसी के साथ सेंता इस दुनिया को अलविदा कह देता है और सेंता के साथ हमारा सफ़र यहीं पर ख़त्म होता है। सेंता की मौत से बहुत से लोगों को काफ़ी दुख हुआ होगा क्योंकि पिछले 12 एपिसोड से हम सेंता को देख रहे थे और इसी वजह से बहुत से लोगों ने सेंता के साथ एक बॉन्ड बना लिया होगा। कहने को तो सेंता एक एनिमे कैरेक्टर था, लेकिन इसके बावजूद भी उसने बहुत से लोगों के दिल में अपने लिए जगह बना ली होगी। उसके बाद हम सागिरी को देखते हैं जो अपने से क्लोज लोगों को मरते हुए देखकर बहुत ज़्यादा टूट गई थी और सेंता के कफन के पास सागिरी फैसला करती है कि अब वो किसी और को नहीं मरने देगी। अपने चाहने वालों को सागिरी इस आइलैंड से जिंदा बाहर निकाल कर ही रहेगी। फिर सीन शिफ्ट होता है गाबीमारू के ऊपर जो जागता है और खुद को एक गुफा में पाता है। सारे लोग उसके सामने ही थे, लेकिन ना तो गाबीमारू उन्हें पहचान पा रहा था और ना ही उसे ये याद आ रहा था कि गाबीमारू यहाँ क्या कर रहा है। उसके बाद सीन फिर से सागिरी और बाकी लोगों पर आता है जहाँ पर ये लोग होराई के अंदर आगे बढ़ रहे थे। रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, इसलिए ये लोग एक जगह रुकने का फैसला करते हैं। वहाँ पर यूजुरिहा को कुछ कपड़े मिलते हैं जिसको लेकर यूजुरिहा और नारुगाई दोनों लड़कियां झगड़ने लगती हैं। फिर शियोन सागिरी से कहता है कि वो काफ़ी ज़्यादा थक चुकी है, इसलिए उसे थोड़ा सा रेस्ट कर लेना चाहिए। उसके बाद सबको शांत कराकर शियोन इनके पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर चर्चा करने लगता है। शियोन कहता है कि वेव्स, जिसे तुम ताओ कहते हो, सभी चीज़ों में होती हैं और जो इसे मास्टर कर लेता है उसे सुपर ह्यूमन एबिलिटीज मिल जाती हैं, जैसे कि शियोन ने आज सागिरी को एक अलग ही फॉर्म में लड़ते हुए देखा था। लेकिन फिर शियोन सागिरी को वार्न भी करता है कि ताओ खुद में ही एक लाइफ है, हमें सावधानी पूर्वक इसका इस्तेमाल करना होगा। इसके ज़्यादा इस्तेमाल से थकान तो होती ही है, लेकिन इसके साथ कुछ और भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो अभी हमें ठीक से नहीं पता। लेकिन हो सकता है कि ये चीज़ हमारी मेंटल और फिजिकल बदलाव का कारण बने। शायद ये हमारी कॉन्शियसनेस एंड मेमोरीज को भी प्रभावित कर सकता है और अंत में ये मौत का कारण भी बन सकती है। सागिरी इस बात से हैरान हो ही रही थी कि यूजुरिहा एक और टॉपिक शुरू कर देती है कि अगर हम लाइफ और डेथ की बात कर ही रहे हैं तो एक चीज़ याद दिला दूं कि इस आइलैंड पर एलेक्सिर ऑफ लाइफ है ही नहीं। जो सुन शियोन कहता है कि शोगुनेट ये नहीं मानेगा, उसे लगेगा कि हम उसे खोज ही नहीं पाए। सागिरी कहती है लेकिन गाबीमारू ने तो कहा था ये एग्जिस्ट करता है और उसके विलेज की चीफ भी इमॉर्टल हैं, तो ये कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता ही होगा। ये सुन यूजुरिहा कहती है कि अगर चीफ ने एक इल्यूजन क्रिएट किया होगा तो। इल्यूजन सुनकर सागिरी कुछ समझ नहीं पाती, तो यूजुरिहा उसे एक्सप्लेन करती है कि अगर शिनोबी को किसी भी इंसान पर अपना पूरा कंट्रोल पाना होता है तो शिनोबी बचपन में उस इंसान को कुछ ऐसी सुपर फिनोमिनल चीजें दिखा देता है जो एग्जिस्ट करती ही नहीं है। बच्चे होने की वजह से शिनोबी उनका विश्वास आसानी से जीत लेता है और वो बच्चे जीवन भर शिनोबी की बात माना करते हैं। फिर यूजुरिहा कहती है कि इस चीज को लेकर मेरे मन में एक और सवाल है। तुमने कहा था कि गाबीमारू इस आइलैंड पर उस इंसान के लिए आया है जिससे वो प्यार करता है। सागिरी कहती है हाँ, वो इंसान गाबीमारू की वाइफ है। फिर यूजुरिहा कहती है तुम्हें नहीं लगता कि ये चीज काफी अजीब है? गाबीमारू जैसे शिनोबी किसी प्यादे से कम नहीं है और इतनी कम उम्र में उसकी शादी कर दी गई। तुम इंसान को उसके डर से भी कंट्रोल कर सकती हो। तुम किसी को ऐसे लालच दो कि वो सुसाइड करने के लिए भी तैयार हो जाए। यूजुरिहा की बातें इस ओर इशारा कर रही थी कि गाबीमारू की वाइफ भी एक इल्यूजन ही है। सागिरी ये बात मानने को तैयार नहीं थी, तो यूजुरिहा उससे पूछती है कि ठीक है बताओ, उसकी वाइफ का नाम क्या था? क्या कभी तुमने उसे देखा है? क्या तुम्हें उसका चेहरा भी याद है?
सागिरी के पास इन सब में से किसी का भी जवाब नहीं था। फिर सीन गाबीमारू पर आता है, जो अभी भी बाकियों के बारे में सोच रहा था कि उसके सामने ये लोग कौन हैं। गाबीमारू को अपने बारे में याद था कि वो करंट में इवागाकुरी विलेज का ग्रेटेस्ट निंजा गाबीमारू द होलो है, लेकिन इसके अलावा उसे और कुछ भी याद नहीं आ रहा था। तभी में गाबीमारू के ताओ को देखती है और काफी दंग रह जाती है, क्योंकि गाबीमारू के दिमाग में ताओ का सर्कुलेशन हो ही नहीं रहा था। फिर हम सागिरी को देखते हैं, जो अकेले बैठकर गाबीमारू के बारे में ही सोच रही थी। उसके पास शोन आता है और सागिरी को गाबीमारू के लिए परेशान होता देख उसे लगने लगता है कि कहीं सागिरी को गाबीमारू से इलू इलू तो नहीं हो गया। सागिरी शोन से कहती है, तुम्हारी यही आदत खराब है, तुम हर चीज में प्यार को घुसेड़ देते हो, कभी अपने दिमाग से रोमांस को बाहर निकाल कर भी चीजों के बारे में सोचा करो। और ये सुन शोन उससे माफी मांगता है और कहता है कि लेकिन फिर भी तुम गाबीमारू के लिए कुछ ज्यादा ही सोच रही हो और ये चीज तुम्हारे स्टेटस को मैच नहीं करती। आखिर तुम गाबीमारू के लिए हो क्या? सागिरी कहती है, अगर सच कहूँ तो मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। गाबीमारू एक हत्यारों के विलेज में पैदा हुआ और एक इंसान के कहने पर ही उसने काफी सारी जानें ले ली। उसने प्यार को महसूस किया, लेकिन इस वजह से भी उसे तकलीफ सहनी पड़ी। और अगर जैसा युजुरिहा ने कहा वो बात सच हुई तो ये बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। मैं मानती हूँ कि वो एक खूनी है, लेकिन मैं ये चीज मानने को तैयार नहीं हूँ कि गाबीमारू एक बुरा इंसान है। इस वजह से मुझे ये यकीन है कि वो अपने प्यार से फिर मिलेगा। गाबीमारू हार नहीं मानेगा और इस आइलैंड से जिंदा बाहर निकलेगा। फिर हम गाबीमारू को देखते हैं, जिसे अपने प्यार अपनी वाइफ के बारे में कुछ याद ही नहीं आ रहा था। और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है और साथ ही हेल्स पैराडाइज का सीजन 1 भी यहीं पर खत्म हो जाता है। आगे की कहानी जानने के लिए अब आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ सकता है, और जब तक इसका सीजन 2 नहीं आता तब तक आप हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड और भी बहुत सारी एनिमे सीरीज और मूवीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। सारी सीरीज एंड मूवीज़ आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में बड़े आराम से मिल जाएंगी।